नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का। जो इसका टाइटल है वो है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इलेक्शन का दिन है। शंकरन सुबह उठता है, वो देखता है कि जो उसके दादा दादी हैं वो तैयार होकर वोट डालने के लिए जाने वाले हैं पोलिंग बूथ पे, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वोट डालने के लिए। तो शंकरन जानना चाहता है कि उसके दादा दादी इतने एक्साइटेड क्यों हैं वोट डालने के लिए। तो जब वो अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादा से पूछता है कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, तो वो बताते हैं कि आज हम अपने रूलर्स को चुन सकते हैं, यानी जो लोग हमें रूल करेंगे हम उसको चुन सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग आती है हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। अब देखिए, लीडर्स को, रूलर्स को वोटिंग से चुनना आज की डेट में कॉमन हो चुका है, लगभग लास्ट 50 सालों में कॉमन है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, आपको पता ही होगा। विधानसभा के चुनाव होंगे, वो भी आपको पता होगा। अगर आपको लोकसभा विधानसभा के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से यूरोप में भी जो ज्यादातर कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा डेमोक्रेसी है। तो इन डेमोक्रेसीज में वोट डाल के रूलर्स चुने जाते हैं। क्या कोई एक ऐसी कंट्री है, आप सोच सकते हैं, जहां पे वोट डाल के रूलर्स को नहीं चुना जाता? ऐसी एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का लीडर को कैसे चुना जाता है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? कौन नॉर्थ कोरिया का लीडर है, कैसे वहां के जो इंस्टीट्यूशन से काम करते हैं, इसको आप एक बार इंटरनेट में सर्च मार के देखिए। ज्यादातर कंट्रीज आज की डेट में आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बन चुकी है। अब पहले के जमाने में जो मेन होते थे, वो रूलर्स बनते थे, वो बनते कैसे थे? तो हमने चैप्टर 4 में राजास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में जो राजास थे, जो अर्ली ऋग वैदिक एरा के जो राजास थे, वो शायद उनको जन इलेक्ट करते थे, उनके पीपल इलेक्ट करते थे। आपको मैंने बताया था कि अर्ली ऋग वैदिक एरा में असेंबलीज होती थी, और उन असेंबलीज में वो लोग अपना राजा चुनते थे। उस राजा के पास ना कोई स्टैंडिंग आर्मी थी, ना महल थे, ना वो टैक्स कलेक्ट करता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, और अभी से लगभग 3000 साल पहले, अभी से लगभग 3000 साल पहले, मतलब 1000 बीसी की बात कर रहा हूं मैं, 1000, क्योंकि अगर हम 2000 एडी को लेके चले तो अभी से 3000 साल पहले लगभग 1000 बीसी हो गया। हमने देखा कि राजास के चुनने के तरीके थोड़े से बदलने लगे। कुछ लोग राजा बनने लगे बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस को करके, यानी कि अर्ली वैदिक एरा में जब असेंबली मिलके वोट डाल के चुन रही थी, तो कह सकते हैं कि कुछ डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी मतलब आप वोट डाल के जब किसी को चुनते हो। लेकिन 1000 बीसी के लगभग से लोग यज्ञ करके बनने लगे राजा। यज्ञ कैसे होता था? एक अश्वमेध सैक्रिफाइस होती थी। अश्वमेध सैक्रिफाइस में क्या होता है, उसको हॉर्स सैक्रिफाइस बोलते थे। एक राजा एक हॉर्स को खुला छोड़ देता था, और वो हॉर्स दौड़ता जाता था, फ्रीली दौड़ता था। और उस जैसे जैसे वो हॉर्स दौड़ता था, उसके उस पीछे पीछे राजा के आदमी भी दौड़ते थे। और वो हॉर्स जहां जहां दौड़ेगा, वहां वहां उस राजा का राज होगा। तो मान लीजिए कि वो हॉर्स किसी और राजा के किंगडम में दौड़ गया, तो उस दूसरे किंगडम के राजा के पास एक ऑप्शन है कि या तो वो उस घोड़े को रोक दे। अगर उस दूसरे किंगडम का राजा उस घोड़े को रोक देता है, तो उस राजा में और जिस राजा ने घोड़ा दौड़ाया था उनके बीच में लड़ाई होगी, और जो लड़ाई में जीतेगा वो राजा बन जाएगा। और मान लीजिए कि जब वो घोड़ा दौड़ रहा है और किसी और किंगडम के लैंड पे चला गया, और वहां के राजा ने नहीं रोका, इसका मतलब है कि उस जगह के राजा ने उस राजा को, जिसने कि घोड़ा दौड़ाया है, उसको मान लिया है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि अगर एक किंगडम के राजा ने हॉर्स दौड़ाया, हॉर्स सैक्रिफाइस की, और ये जो हॉर्स बी और सी किंगडम की टेरिटरीज में दौड़ गया, और बी और सी किंगडम्स की टेरिटरी में इस हॉर्स को नहीं रोका, तो बी और सी किंगडम की टेरिटरी के राजा ने मान लिया कि ए का राजा ज्यादा स्ट्रांग है, और बी और सी किंगडम्स ए के अंदर आ जाएंगे। ये होता था हॉर्स सैक्रिफाइस, जिसको अश्वमेध यज्ञ भी बोला जाता था, ठीक है। फिर जब फाइनली ये डिसाइड हो जाता था कि भाई कितना लैंड उस राजा के अंदर है, और उसका अश्वमेध यज्ञ अगर सक्सेसफुल हो जाता था, तो फाइनली सब सैक्रिफाइस होती थी। तो सैक्रिफाइस में उस घोड़े की आहुति दी जाती थी, बहुत सी और आहुतियां दी जाती थी। तो उन राजाओं को भी बुलाया जाता था जिनके किंगडम को ऑक्युपाई किया इस मेन राजा ने। फिर उस आहुति में ट्रेन प्रीस्ट थे, जो कि हिम्स बोला करते थे। जो मेन राजा था जिसने घोड़ा दौड़ाया था, वो वहां पे सारी आहुतियां देगा, और जो बाकी राजा हैं जिनके किंगडम इस राजा के अंदर में आ जाएंगे, या जो अगल बगल के राजा हैं, वो यहाँ पे आके एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह काम करेंगे। उल्टा वो कुछ और गिफ्ट्स लेके आएंगे मेन राजा के लिए, जो यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। तो इस तरीके से राजा बनते थे उस समय पे, घोड़ा दौड़ा के। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज थी ही नहीं, लोगों के पास ये ताकत थी ही नहीं कि वो अपने रूलर को
चुन सके। इन रिचुअल्स में जो राजा था वो सेंट्रल फिगर होता था, उसके पास एक खास जगह होती थी बैठने की, एक तख्त होता था, थ्रोन होता था, एक टाइगर स्किन होता था, उस पर वो बैठता था। उसका एक चैरिटियर होता था, कंपेनियन कंपेनियन होता था, सबका एक चैरिटियर होता नहीं, राजा जिस चैरिट पे बैठता है उसको जो चलाता था वो उसका चैरिटियर होता है। तो वो चैरिटियर राजा के साथ हर जगह रहेगा। उसने राजा को बैटलफील्ड में लड़ते हुए देखा होगा, जो जो जगह राजा ने देखी होगी वो चीजें उसने देखी होंगी। तो जब ये यज्ञ चल रहा होगा उस समय पे वो जो चैरिटियर है वो राजा की भैया वीर गाथाएं वहां पे बताएगा सबको। फिर जो राजा के रिलेटिव्स हैं जैसे उसकी बीवियां, उसके बच्चे, वो भी कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स करेंगे। बाकी राजा है वो केवल स्पेक्टेटर्स की तरह देखते रहेंगे। प्रीस्ट रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, सैक्रेड वाटर को स्प्रिंकल करेंगे किंग के ऊपर। और जो ऑर्डिनरी पीपल है जैसे कि विश, जिसको आप वैश्या भी बोलते हैं, वो लोग गिफ्ट लेके आते हैं। एक और क्लास होती है जिसको आप शूद्र बोलते हो, उन शूद्रों को अलाउड नहीं था इन रिचुअल्स में आना। तो मेन चार चीजें आपको समझ में आई, एक तो हो गया ब्राह्मण्स, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। शूद्र को इन सेरेमनीज में आना अलाउड नहीं था। ब्राह्मण्स ऑब्वियसली बात है पूजा करा रहे थे, क्षत्रिय वो राजा था, और वैश्य इन रिचुअल्स में आ सकते थे कुछ गिफ्टों को लेके। तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से बताना, एक लिस्ट बनानी है कि भैया कौन कौन उस सेक्रीफाइस में नॉर्मली प्रेजेंट होगा। ठीक है। और आपको एक चीज करनी है कि जो जो लोग भी आ रहे हैं उनके ऑक्यूपेशन में क्या क्या है। जैसे वैश्य हैं तो इनके ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, वैसे मैं बता देता हूँ कि वैश्य फार्मिंग कम्युनिटी के भी लोग थे, हर्डिंग कम्युनिटी के भी थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इस ये सब लोग वैश्य हुआ करते थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ण की बात करते हैं हम लोग। देखिए बहुत सी बुक्स कंपोज हुई है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली उन इलाकों में जहां पे गंगा और यमुना बहती है। इन बुक्स को लेटर वैदिक बुक्स कहा जाता है क्योंकि इनको ऋग्वेदा के बाद कंपोज किया गया है। तो ऋग्वेदा के बाद जो किताबें कंपोज हुई उसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, बहुत सारे पुराण पुराण और दूसरी किताबें हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो पुराण साम वेद अलग अलग जो हैं ये दो लिटरेचर्स में डिवाइडेड है, श्रुति लिटरेचर, एक स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर, इनको मैंने ऑलरेडी बना दिया है मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर श्रुति और स्मृति लिटरेचर सर्च मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए अक्षय द्विवेदी, वो किताब वो वीडियोस निकल जाएंगे। तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वहां ऑलरेडी डिटेल में मैं पूरा लिटरेचर कवर कर चुका हूँ। फिर ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनको लिखा किसने था, तो ऑब्वियसली बात उस जमाने के जो प्रीस्ट जो रहा करते थे, ठीक है, जो पंडित रहा करते थे, उन्होंने लिखा था। और वो इन रिचुअल्स को पूजा के समय परफॉर्म करते थे। और इन किताबों में सोसाइटी किस तरीके से काम करेगी उसके नियम कानून भी लिखे हुए थे। अब उस समय सोसाइटी में बहुत से ग्रुप्स थे फ्रेंड्स, प्रीस्ट हुआ करते थे, लड़ाई करने वाले वॉरियर्स हुआ करते थे भाई, किसान हुआ करते थे, हर्डर्स जो भेड़ बकरियों को पालते हैं, ट्रेडर्स जो कि धंधा करते हैं, क्राफ्ट्स पर्संस जो कि भाई अलग अलग आर्ट्स की चीजों को बनाते हैं, लेबरर्स, फिशिंग फोक, फॉरेस्ट पीपल। कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स रिच हुआ करते थे। ठीक है। कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स भी रिच हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे हर्डर्स थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, लेबरर्स थे, फिशिंग फोक्स थे, हंटर गैदरर थे जो पुअर हुआ करते थे। तो देखिए अमीर के वर्ग में ऑब्वियसली बात है पंडित आ जाएंगे जो प्रीस्ट हैं, क्षत्रिय जो वॉरियर्स हैं वो लोग आ जाएंगे, फिर कुछ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और कुछ बड़े बड़े फार्मर्स जो कि वैश्य में आते हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों रिच थे और वैश्य का एक तबका रिच था। बाकी जो हर्डर थे, क्राफ्ट पर्सन थे, लेबर थे, फिशिंग फोक थे, हंटर गैदर थे, ये सब गरीब थे। तो प्रीस्टों ने लोगों को चार वर्णों में डिवाइड कर रखा था। वो वर्ण के नाम मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला वर्ण था आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या था कि भैया वो वेदास को पढ़ेंगे, दूसरों को वेदास को पढ़ाएंगे, यज्ञों के टाइम पे सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे, हिम्स को पढ़ेंगे और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते थे जब वो ये प्रोसेस को करते थे। दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था कि ये राजा हुआ करते थे। अगर कोई बैटल होगा तो उस बैटल में ये लोग लड़ेंगे और लोगों को बचाएंगे। तीसरी कैटेगरी थी विश की, जिसको वैश्यास भी बोलते थे। इसमें भाई फार्मर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसान, हर्डर्स, कैटल वाले, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सब लोग आया करते थे जो जगह जगह पे जाके बिजनेस करते थे। क्षत्रिय और वैश्यास को भी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने की परमिशन दी गई थी बहुत सी जगहों पर, लेकिन शूद्रा को इस तरीके की कोई परमिशन नहीं की थी। आखिरी लेवल पे जो आते हैं
वो शूद्र थे, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ये किसी भी रिचुअल को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और वुमेन की हालत भी सोसाइटी में खराब थी, क्योंकि नॉर्मली वुमेन को एज अ शूद्र माना जाता था। ना ही औरतों को, ना ही शूद्रास को अलाउ था कि वो वेदास को पढ़ सकें। ठीक है, और प्रीस्ट ने एक चीज कर दी कि उन्होंने इन ग्रुप्स को बर्थ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो जब प्रीस्टों ने इसको बर्थ के बेसिस पे डिवाइड किया, तो एक पंडित का बेटा हमेशा पंडित रहेगा, एक क्षत्रिय का बेटा हमेशा क्षत्रिय रहेगा, एक शूद्र का बेटा हमेशा शूद्र रहेगा। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो शूद्र का बेटा कितना ज्यादा टैलेंटेड है, वो हमेशा शूद्र रहेगा, शूद्र वाले काम करेगा, वो कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं बन सकता। जबकि क्षत्रिय बनने के लिए, अगर आपको किसी को प्रोटेक्ट करना है, रूलर बनना है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉरियरशिप अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो किसी एक शूद्र के बेटे में वो सारी क्वालिटीज हैं, तब भी उसको ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और उन शूद्रास को कहीं कहीं बेसिस पे अनटचेबल्स भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स भी आते थे। ये लोग बरियर्स परफॉर्म करते थे, क्रेमेशन करना, डेड बॉडीज को डिस्पोज करना, ये इनका काम था। इसलिए इन ग्रुप्स को पॉल्यूटिंग कहा जाने लगा प्रीस्ट के द्वारा। प्रीस्ट कहते थे कि भैया इनको देख मत लो, इनको देखो तो नहाओ, इनको इस तरीके से नकारा जाता था सोसाइटी में। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वर्ण सिस्टम को माना ही नहीं। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वर्ण सिस्टम डोमिनेट नहीं था। बहुत सी ऐसी जगहें थी, बहुत से ऐसे कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने वर्ण सिस्टम को नहीं माना। कुछ राजाओं का, क्षत्रियों का मानना था कि भैया प्रीस्ट सुपीरियर, कैसे सुपीरियर, तो हम राजा हैं। ठीक है, फिर कुछ लोगों का मानना था कि आप बर्थ के बेसिस पे वर्ण कैसे डिसाइड कर सकते हो लोगों का। कोई एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, उसका टैलेंट क्या है वो तो उसके पैदा होने के साथ दिखेगा ना, आप उसको बर्थ के टाइम पे कोई एक वर्ण कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उस समय पे ये भी लगा कि आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को बांट नहीं सकते, और खासकर वो ऑक्यूपेशन जब आप उसको बर्थ के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो। कुछ लोगों को लगा कि भैया सबको रिचुअल्स परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को कंडेम किया कि यार दूर से एक आदमी आ रहा है। शूद्रों की हालत तो इतनी खराब थी कि दूर से लकड़ियां बजाते हुए आते थे, ताकि लोगों को लकड़ियों की आवाज सुनाई पड़ जाए और लोग भाग जाए, उनको देखे ना, क्योंकि अगर वो शूद्र को देख लेंगे तो उनको नहाना पड़ेगा। इस हिसाब का उनके खिलाफ आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि बहुत गलत था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके खिलाफ आवाज भी उठेगी। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए, खासकर ब्राह्मण्स ने, क्षत्रिय ने अपने फायदे के लिए कुछ एक कैटेगरी के लोगों को दबा दिया। लेकिन यह बात ही माननी पड़ेगी कि सब कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत से इलाके थे जहां पे वर्ण सिस्टम डोमिनेट नहीं करता था। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये वर्ण सिस्टम डोमिनेट नहीं करता था, वहां पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं थे। प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस भी कुछ जगहों पे लिमिटेड था। और देखिए फ्रेंड्स, यही कुछ वजहें थी कि कुछ लोगों को इतना ज्यादा दबा दिया गया कि वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगे, इज्जत ढूंढने लगे। और वो इज्जत उनको मिलेगी जब जैन धर्म और बुद्ध धर्म उभर के आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास। इसका तो जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, सिली सा क्वेश्चन है। जब किसी एक पर्सन को आप एक लिमिट से ज्यादा दबा दोगे, ठीक है, तो वो उसको अपोज करेंगे ही करेंगे, दैट इज वेरी नेचुरल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर आपको दिखा रखा है। ठीक है, प्लेट्स एंड बाउल्स होती थी पेंटेड ग्रेवेयर नाम की, इनको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता था। ये बहुत एक्सट्रीमली फाइन होते थे, टच में नाइस होते थे, इनकी स्मूथ सरफेस होती थी। स्पेशल ओकेजन्स पे इस्तेमाल किया जाता था इंपॉर्टेंट पीपल के लिए, ताकि उसमें उनको खाना सर्व किया जा सके। तो पेंटेड ग्रेवेयर्स के प्लेट्स और बाउल्स उस समय पे इस्तेमाल किए जाते थे। अब हम जनपद और महाजनपद की बात करेंगे। देखिए, जनास की हम बात कर चुके थे। जनास में आते क्या है, लोग आते हैं, लोगों को आप जन करते हो। लेकिन जब जनपद का कंसेप्ट आ जाता है तो मतलब लैंड का कंसेप्ट आ जाता है। शुरू शुरू में अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो कुछ भी लड़ाई थी वो कैटल के लिए हुआ करती थी, लैंड के लिए कम हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे राजा ने बड़े बड़े सैक्रिफाइस करने शुरू किए, और इनको राजाज ऑफ जनपद कहा जाने लगा, ना कि राजा ऑफ जन। क्योंकि जब राजा ऑफ जन होते तो आप लोगों के राजा होते हैं, लेकिन अब जब राजा ऑफ जनपद होते हो तो जनपद वो जगह होती है जहां पे लोगों ने अपना कदम रखा हो और वहां सेटल डाउन कर रहे हैं। और वो सेटल डाउन कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली बात है, लैंड पे करेंगे। तो जनपद वो जगह थी जहां पे जन रहते थे, जहां पे लोग रहते थे। समझ गए फ्रेंड्स? कुछ इंपॉर्टेंट जनपद को मैप 4 पेज नंबर 49 में दिखाया गया है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गंधरा, तक्षशिला, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, वैशाली, मगध, अंग, राजगृह, कौशाम्बी, ये जनपद और महाजनपद के एग्जाम्पल है। देखिए, जनपद और महाजनपद के एग्जैक्ट नाम और इनकी लोकेशंस अगर आप मैप पे देखना चाहते हो तो वीडियो मैंने बना रखी है,
आप मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे ढूंढ सकते हैं। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे जनपद भी ढूंढे हैं। देखिए एक छोटा इलाका है, लैंड का इलाका, तो आप उसको जनपद बोलोगे, जैसे कि मेरठ के पास हस्तिनापुर है। अगर एक बहुत बड़ा इलाका हो गया तो आप उसको महाजनपद बोल सकते हो। जैसे कि इस मैप में अगर आप देखें तो मगध एक महाजनपद था। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? अब ये जो जनपद है, जैसे कि मेरठ के पास हस्तिनापुर है, फिर अतरंजी खेड़ा नाम की जगह है एटा में। यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला कि भैया जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे, और कैटल को भी और कुछ एनिमल्स को भी वो अपने साथ रहते थे। अलग अलग तरीके की वो क्रॉप्स उगाते थे, चावल उगाते थे, व्हीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड। यहाँ पे एक सवाल है आपसे, क्या ऐसा कोई क्रॉप है इनमें से, व्हीट था, बार्ले था, पहले सीसम था, मस्टर्ड था, ऐसा कोई क्रॉप है राइस, पल्स या शुगर केन में, जो कि चैप्टर 3 में जो क्रॉप्स डिस्कस किए हुए थे वहां पे नहीं था और यहाँ है? कि मैं वो खुद देखता हूँ, ये आपका कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए फ्रेंड्स। चैप्टर 3 भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहां पे जाके देखिए कि जो जो क्रॉप्स उस समय उगाए जा रहे थे, खासकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, क्या उन क्रॉप्स में ऐसी कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ उससे एक्स्ट्रा है यहाँ पे? ये आप देखिए जाके वैदिक सिविलाइजेशन में। फिर वैदिक सिविलाइजेशन के लोग अर्दन पॉट्स भी बनाते थे। ठीक है, और कुछ अर्दन पॉट्स ग्रे कलर के होते थे, कुछ लाल कलर के होते थे। कुछ अर्दन पॉट्स को पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता था। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब कि वो ग्रे कलर के हैं और उस पर पेंटेड डिजाइन बनाई गई हैं, लाइन पैटर्न्स में, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो जनपद की बात हो गई। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत ज्यादा जरूरी हो गए और कुछ जनपद बहुत ज्यादा बड़े हो गए, उनको बोला जाने लगा महाजनपद, जहां पे सेंटर ऑफ अथॉरिटी आ गई। इन महाजनपद की खास बात क्या थी कि इनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी और ये फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि इन महाजनपदों के बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाई जाती थी। वो प्रोटेक्टिव लेयरिंग बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। वो दीवारें लकड़ियों की भी हो सकती हैं, पत्थरों की भी हो सकती हैं, ईंटों की भी हो सकती है और पत्थरों की भी हो सकती है। समझ गए? तो ये थे महाजनपद, उनको फोर्टिफाई किया जाता था, यानी चारों तरफ से उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। अच्छा, इन फोर्ट्स को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता था, फोर्टिफाई क्यों किया जाता था? ऑब्वियस ही बात है यार, उस समय पे जो फोर्ट्स थे, जो उसके अंदर लोग रहते थे, जो किंग्स थे, उनको लगता था कि आसपास के जो राज्य के किंग्स है वो अटैक ना कर दें। तो एक प्रोटेक्शन की जरूरत थी, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत थी, और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये फोर्टिफिकेशन वाले वॉल्स हुआ करते थे। फिर कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो दिखाना चाहते थे कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने पावरफुल हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें बनवाया करते थे। और इस तरीके से एक चीज और होती थी कि उन दीवालों के अंदर जो जमीनें हैं, जो जगहें हैं, जो लोग हैं, उनको बहुत आराम से वो किंग कंट्रोल कर सकता था। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दीवालों को बनाने के लिए हजारों लाखों की क्वांटिटी में ईंटों और स्टोन्स की जरूरत पड़ती थी। बहुत ज्यादा प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ती थी, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी, हजारों आदमियों, औरतों और बच्चों की जरूरत पड़ती थी, और इसके लिए रिसोर्सेस की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। समझ गए आप बात को? ये एक एग्जांपल दिख रहा है फ्रेंड्स, कौशाम्बी पे ये फोर्टिफिकेशन वॉल है। यहाँ पे एक ब्रिक की वॉल के कुछ रिमेन्स नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट डे इलाहाबाद के पास है ये साइट, कौशाम्बी नाम की, उत्तर प्रदेश के। लगभग 2500 साल पहले ये दीवार बनाई गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अर्ली ऋग्वेदिक एरा में जो राजा हुआ करते थे उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई खास फिक्स्ड टेरिटरी नहीं थी, और वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब राजाओं ने आर्मी को मेंटेन करना शुरू किया, तो उनको रेगुलर सैलरी देनी पड़ेगी। फिर दीवालों को बनवाया, तो दीवालों को बनवाने में, फोर्टिफिकेशन कराने में पैसा खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों में खर्चा होता है, और ये खर्चे में जो पेमेंट्स होती थी वो कुछ पंच मार्क कॉइन्स के थ्रू हुआ करती थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इन खर्चों को अफोर्ड करने की ताकत तो होनी चाहिए ना राजा के पास, और इन खर्चों को अफोर्ड करने के लिए टैक्सेस लेके आए गए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपके पास फ्रेंड्स, कि महाजनपद के जो राजा थे और ऋग्वेद के जो राजा थे, इनमें क्या फर्क है? देखिए सीधी सीधी बात बता दी फ्रेंड्स, ऋग्वेद के जो अर्ली ऋग्वेद के राजा थे, उनके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, दो
फर्क ढूंढ रहा है, दो तो मैंने यही बता दिए। महाजनपद के राजा टैक्स भी कलेक्ट कर रहे थे, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी भी थी। दो फर्क तो मैंने ही सीधे सीधे बता दिया आपको, आप और फर्कों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अब देखिए, महाजनपद के जो रूलर्स थे बड़े बड़े फोर्ट बनवा रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मियां मेंटेन कर रहे थे, उनको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी, उनको ऐसे लोग भी चाहिए थे, ऑफिशियल्स भी चाहिए थे, इंस्पेक्टर्स चाहिए थे जो इस काम को उनके लिए कर सकें। अब एक राजा तो जाके अलग अलग जगहों पे चीजें इकट्ठी नहीं कर सकता था ना। पहले क्या होता था कि राजाओं के पास ओकेशनल गिफ्ट्स आते थे, लोगों के पास अगर कोई चीज आ गई तो वो राजा को आके गिफ्ट कर गए, लेकिन अब गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, अब एक रेगुलर कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए थी। और वो कैसे आएगी? वो टैक्सों के थ्रू आएगी। तो राजाओं ने रेगुलर टैक्स को कलेक्ट करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था क्रॉप्स पे, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे जो टैक्स था वो कई सालों तक रहा है, ठीक है, इवन अंग्रेजों तक। इस समय से लेके महाजनपद से टाइम से लेके अंग्रेजों तक जो टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स रहेगा वो एग्रीकल्चर ही रहेगा। जब जो शुरुआत में टैक्स रखा गया लगभग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, जिसको एक भागा या एक शेयर भी बोला जाता था। क्राफ्ट्स पर्सन पे भी टैक्सेस दिए जाते थे, मेजॉरिटी पोर्शन ये था। कुछ और तरीके के टैक्स थे वो भी वसूले जाते थे, पर मेजर जो टैक्स था वो क्रॉप्स पे बोला जाता था। जो बाकी टैक्स थे, जो कुछ टैक्सेस प्रेजेंट थे जिनको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, वो कुछ इस टाइप के थे कि देखिए क्राफ्ट्स पर्सन है, उनको टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स कैसे देंगे? तो वो अपने लेबर से, अपनी स्किल से टैक्स दे देंगे। तो कुछ क्राफ्ट पर्सन से बोला गया कि भाई आप महीने में 1 या 2 बार आके किंग का बताया हुआ कोई काम कर जाओ, तो ये तुम्हारा टैक्स हो गया। फिर जो हर्डर थे, जो एनिमल्स को पालते थे, तो एनिमल प्रोड्यूस यानी कि कुछ मीट दे जाओ, यानी कुछ अगर कहीं पे कुछ किसी एक के पास 1000 या 2000 शीप्स हैं या गोट्स हैं, तो राजा उससे बोलेगा कि भाई मेरे यहाँ पे आज कल पार्टी है, तुम 2 गोट दे जाओ अपनी खाने पीने में बनाने के लिए। फिर दूध दे जाओ, अगर तुम्हारे पास कुछ और जानवर है तो उनसे दूध निकाल के दे जाओ। तो इस तरीके से हर्डर से टैक्स ले लिया जाता था। फिर उस समय पे थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ करता था, तो उस ट्रेड में जो गुड्स होते थे उन पे टैक्सेस लगते थे। हंटर गैदरर से भी टैक्स माना जाएगा, राजा हंटर गैदरर से भी टैक्स मांगेगा। अब देखिए, हंटर गैदरर क्या टैक्स दे सकते हैं? आपसे ये पूछने को लगा है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। तो देखिए, हंटर गैदर एक जगह से दूसरी जगह जाकर चीजों को इकट्ठा करते हैं, तो हंटर गैदर लकड़ी को काट के, वुड को चॉप करके दे सकते हैं राजा को। कहीं पे मान लीजिए अगर मक्खी का छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी को छत्ते को तोड़ के उसमें से शहद निकाल के उसको राजा को गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें दिया करते थे हंटर और गैदरर। तो इस तरीके के टैक्सेस पुराने जमाने में वसूले जाते थे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस? सारे समय पर 2 मेजर चेंजेस आए। आयरन प्लाउ शेयर्स का इस्तेमाल होने लगा, पहले वुडन प्लाउ शेयर्स का इस्तेमाल होता था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे देखा कि वुडन प्लाउज अवेलेबल थे, लेकिन अब आयरन प्लाउज का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्योंकि हड़प्पन पीपल को आयरन के बारे में पता नहीं था, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में लोगों को आपका आयरन प्लाउज के बारे में पता चल गया। तो आयरन प्लाउज हैवी क्लेई सॉइल को भी आराम से टर्न डाउन कर सकते हैं और ज्यादा क्रेन्स उगाई जा सकती हैं। फिर पैडी का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ। पैडी का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ मतलब नॉर्मल प्लांटेशन से कैसे फर्क है? नॉर्मल प्लांटेशन में क्या होता है कि खेत को गोड़ के आप उसमें सीड्स फेंक दो तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स निकल आएंगे। पैडी ट्रांसप्लांटेशन में क्या हो रहा है कि पहले आप प्लांट पैडी सैपलिंग्स को अलग से उगाओ और फिर वो उगी हुई सैपलिंग्स को जाके आप फील्ड से लगा दो। तो इससे होगा ये कि ज्यादा प्लांट सर्वाइव करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत जबरदस्त लेवल का मैनुअल वर्क लगता था। और इसके लिए जो दास दासियां थी, जो स्लेव मैन एंड वुमेन थे, उनको एम्प्लॉय किया जाता था। फिर एक और क्लास थी जिसको बोला जाता था लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिसका नाम है कम करास। अपने नोट्स में लिख लीजिए फ्रेंड्स, कम करास आर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये यूपीएससी के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इस तरीके के सवाल यूपीएससी के एमसीक्यू में बहुत पूछे गए हैं। फिर हम मगध के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। मगध को हम मैप 4 में देखे, वैसे तो आप देख ही चुके हैं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहां मगध आपको नजर आ रहा है, पहले ही दिखा चुका था मैं आपको। अब मगध सबसे जरूरी महाजनपद बन गया, ठीक है। अब मगध के उठने की 3-4 वजहें थी। पहली बात तो गंगा और सोन जैसी इंपॉर्टेंट नदियां मगध के थ्रू बहती थी, तो क्या ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में मगध को बहुत फायदा मिला।
वाटर सप्लाईज के सेक्टर में वाटर बहुत आसानी से अवेलेबल था, तो लैंड फर्टाइल हो गया, तो इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है, पीने के लिए अवेलेबल है, बोट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। बहुत सा मगध का पार्ट फॉरेस्टेड था, उसमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे। एलिफेंट्स रहते थे इन फॉरेस्ट में, तो इन एलिफेंट्स को पकड़ के उनको ट्रेन करके आर्मी में भर्ती किया जा सकता था। फॉरेस्ट से वुड मिलता था, उस वुड से घर बनाए जा सकते थे, कार्ट्स चैरियट्स बनाए जा सकते थे। फिर आयरन ओर की अवेलेबल थी, इस रीजन में कुछ माइंस थी, वहां से आयरन ओर मिलता था जिससे आप टूल्स और वेपन्स बना सकते हैं। तो मगध के उठने की तीन चार वजहें थी कि वहां पे नेचुरली कुछ ऐसा हुआ, नेचुरली कुछ रिसोर्सेज इस तरीके के मिले कि मगध को एडवांटेज मिल गया बाकी महाजनपद के कंपैरिजन में। मगध की एक और बहुत पॉजिटिव चीज हुई कि वहां पे दो बहुत पावरफुल रूलर्स उभर के आए, एक नाम था बिंबिसार, एक का नाम था अजातशत्रु। जब बुद्धा के बारे में देखेंगे तो इनका नाम फिर से आएगा, ठीक है। इन रूलर्स ने बाकी जनपद को जीतने की कोशिश की और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। एक और इंपॉर्टेंट रूलर जो कि इस एरिया में उभर के आया वो था महापद्मनानंद, ठीक है, महापद्मानंद। इसने अपना जो कंट्रोल था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट तक लेके गया। मगध की राजधानी बहुत सालों तक राजगृह रही है, जिसको आज के डेट में राजगीर कहा जाता है। तो बहुत सालों तक मगध की कैपिटल क्या रही है? राजगीर, इसको राजगृह भी बोलते थे उस टाइम में। बाद में जो मगध की कैपिटल थी उसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। बहुत सारे रूलर्स चेंज हुए हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल्स को चेंज किया। जैसे उदयन राम का एक रूलर था, उस उदयन ने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? ये एक सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट की तरह देख रहे हैं तो इतना डीप घुसने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आपको ये नॉलेज मिलती रहेगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर ठीक से ढूंढिए। फिर लगभग 2300 साल पहले एक रूलर हुआ करता था अलेक्जेंडर नाम का, जो कि मैसेडोनिया में रहता था, इन यूरोप में, और वो एक वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था। अभी अभी एक देश है फ्रेंड्स जिसने अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया किया है, वो ग्रीस के नॉर्दर्न बॉर्डर पे आता है। ये जो उसने अपना नाम चेंज किया ना मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया, उसका एक रीजन ये है कि ग्रीस के नॉर्दर्न पार्ट में जो रीजन है उसको भी मैसेडोनिया कहा जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर यहाँ पला बड़ा था। तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम हो गई और मैसेडोनिया को एंट्री नहीं मिल रही थी नाटो में, इसलिए मैसेडोनिया ने प्रेशर में आके अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया में बदल दिया और अब नॉर्थ मैसेडोनिया भी नाटो का मेंबर बन गया है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इसको मैंने करंट के साथ जोड़ के आपको बताया है, अगर आप लेटेस्ट न्यूज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अलेक्जेंडर की बात हो रही है। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था, पर ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर पाया। इजिप्ट को और वेस्ट एशिया को कुछ पार्ट्स को उसने कॉन्कर कर लिया, और जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास पहुंचा ब्यास नदी के किनारे, तो वो आगे जाना चाहता था पर उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्योंकि उसके सोल्जर्स को यह पता था कि नदी के उस समय एक नंदा रूलर की बहुत बड़ी आर्मी चैरियट्स, फुट शोल्डर्स और एलिफेंट्स के साथ इंतजार कर रही है, इसलिए अलेक्जेंडर को वहीं से वापस लौटना पड़ गया, आगे वो नहीं मर पाया। तो अलेक्जेंडर की आर्मी ऋग्वेदा में डिस्क्राइब की हुई आर्मी से कैसे अलग है? पहली बात तो अर्ली ऋग्वेदा में लोगों के पास आर्मी ही नहीं हुआ करती थी, और बाद में जो वैदिक पीरियड में आर्मी आई वो अलेक्जेंडर की आर्मी से कैसे अलग है, ये बात आप जानने की कोशिश कीजिए अपने क्लास में अपने दोस्तों और टीचर्स से पूछ के। अब देखिए वज्जी की बात करते हैं। मगध की तरह वज्जी भी एक इंपॉर्टेंट किंगडम था। इसकी कैपिटल थी वैशाली, बिहार में। यहाँ पे एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इसको गण और संघ भी कहा जाता था। गण मतलब यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। तो बात यह है कि जब एक गण होगा या जब एक संघा होगा तो वहां बहुत सारे रूलर्स होंगे, एक रूलर का राज नहीं होगा। तो वज्जी में बहुत सारे रूलर्स का राज था, किसी एक पर्टिकुलर रूलर का राज नहीं था। कभी कभी तो 1000 आदमी एक साथ रूल करते थे। ये सब लोग जब रिचुअल्स करते थे ना, यज्ञ परफॉर्म करते थे, तो ये राजा एक साथ यज्ञ को परफॉर्म करते थे। ये जब असेंबलीज में मिलते थे तो ये सब साथ बैठ के डिस्कशन और डिबेट के साथ तैयारी करते थे, अपनी वॉर पॉलिसीज को डिवाइस करते थे। ये सब चीजें सब लोग मिलकर साथ बैठ के करते थे, और अगर इन पे किसी एनिमी ने अटैक कर दिया तो ये साथ मिलकर डिस्कस करते थे कि इस थ्रेट से कैसे निपटा जाए। और इन असेंबलीज में जो एक गण और संघ वाली असेंबली होती थी वज्जी में, इसमें वुमेन अलाउड नहीं थी, दास और कम्मकारास अलाउड नहीं थे। दास दासी कम्मकारा क्या होते हैं पहले बता दिया मैंने आपको। खास बात यह है कि जब अगले चैप्टर में बुद्ध और महावीर के बारे में आपसे बात करूंगा, चैप्टर 6 में, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो बुद्ध और महावीर थे गण और संघास को ही बिलोंग करते थे। इनफैक्ट जो महावीर थे, हमारे जो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकार थे,
वो वज्जी संघा के ही थे। ठीक है, बुद्धिस्ट किताबों में आपको गण और संघा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ कुछ कीवर्ड्स हमने देखे, राजा के बारे में देखा, अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखा, वर्णों के बारे में देखा, जनपद के बारे में देखा, महाजनपद के बारे में देखा, फोर्टिफिकेशन कैसे होता था जगहों का, फोर्ट्स का ये देखा, आर्मी देखी, टैक्स देखा, ट्रांसप्लांटेशन कैसी होती थी राइस के सैपलिंग्स का ये देखा, गण संघा क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी सत्ता जहां पे रूलर को लोगों ने चुन के खड़ा किया। वज्जी के बारे में हमको कैसे पता चलता है, तो एक बुद्धिस्ट किताब है जिसका नाम है दीघ निकाया, उसमें बुद्धा की स्पीचेस हैं, वहीं से हमको वज्जीस के बारे में पता चलता है। इसको लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। हालांकि बुद्धि बुक्स में दीघ निकाया, अंगुत्तरा निकाया, खुदाक निकाया ये सब भी मिलती हैं। इनको मैंने अपनी वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में पढ़ाया है, बट इसमें भी मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर आप एनसीईआरटी को ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो ये सब आपको जानने को मिलेगा। फिर अजात शत्रु वज्जीस के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन, अजात शत्रु वज्जी को अटैक करना चाहता था, उसने अपने मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के पास भेजा और उससे एडवाइस मांगी। तो बुद्धा ने पूछा कि क्या वज्जी असेंबली से मिलते हैं, चूंकि वज्जियों क्या तो गण और संघ का कंसेप्ट था। तो उसको रिप्लाई मिला कि हाँ जी भाई, वज्जी रेगुलरली असेंबली से मिलते हैं। तो बुद्धा ने बताया कि जब तक वज्जीज फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज कर रहे हैं, उनके मैन मिल के काम कर रहे हैं, वो अपने एस्टैब्लिश्ड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टाउन्स और विलेजेस में चैत्यास को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी वुमेन को फोर्स या कैप्चर से नहीं पकड़ा गया है, तब तक वो प्रॉस्पर करेंगे, उनको हराना मुश्किल है। उनके सेंट्स अलग अलग बिलीफ्स को फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग बिलीफ के सेंट्स को वहां रहने की अच्छी से परमिशन मिली है, कंट्री में घूमने की अच्छे से परमिशन मिली। तो अजातशत्रु ने जब बुद्धा से यह पूछा गया कि हम वज्जी को जीत सकते हैं, तो बुद्धा ने कुछ इस तरीके का जवाब दिया है। और ये ऑब्वियसली बात हमें कहां से पता चलेगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलेगा। बहुत सारे अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवेलेबल हैं। बहुत सारे पावरफुल किंगडम के राजाओं ने इन संघों पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ये संघ बहुत दिन तक बने रहे। ठीक है, लगभग 1500 साल पहले तक ये संघ एग्जिस्टेंट थे, यानी अभी 2000 एडी चल रहा है, तो 500 एडी तक ये संघ एग्जिस्टेंट थे। ठीक है, फाइनली इन गण और संघों को खत्म करने का क्रेडिट किसको जाता है, गुप्ता रूलर्स को जाता है। गुप्ता रूलर्स के बारे में हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ कहानी है फ्रेंड्स, ग्रीस और एथेंस को अपने एटलस में ढूंढिए, आप आराम से ढूंढ लेंगे। टर्की के थोड़ा ऊपर आप चले जाइए, टर्की देखिए एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे, पॉलिटिकल मैप देखिए यूरोप का या फिर एशिया का या पूरे वर्ल्ड का, तो टर्की आपका यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे आता है। और टर्की से जस्ट आप नॉर्थ वेस्ट में जाइए तो आपको ग्रीस मिल जाएगा। तो लगभग 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट बनाया जिसको बुलाया था डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी वहां 200 साल तक चली। इस डेमोक्रेसी में क्या था कि 30 साल के ऊपर के इंसान को फुल सिटीजन माना गया। ये डेमोक्रेसी एक साल में 40 बार मिलती थी और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बात करती थी। सारे सिटीजन इसकी मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। इसमें अपॉइंटमेंट लॉटरी के थ्रू होता था, जिन जिन को भी चुना जाना है वो अपना नाम दे सकते थे। एक लॉटरी निकलती थी, लॉटरी में जिसका नाम होता था वो राजा बनता था। सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी में सर्व कर सकता है। वुमेन को सिटीजन नहीं माना जाता था। एथेंस में जो फॉरेनर्स रहते थे उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था पूरी तरीके से। और वहां पे बहुत सारे सेवरल थाउजेंड स्लेव्स थे एथेंस में, जो कि माइंस में, फील्ड्स में, हाउस होल्ड्स में, वर्कशॉप में काम करते थे। उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये एक ट्रू डेमोक्रेसी है? बिल्कुल एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है? क्योंकि पहली बात, आप लॉटरी से चुन रहे हो, रूलर को इलेक्ट करना चाहिए। डेमोक्रेसी होने का जो सबसे पहला सिद्धांत है कि रूलर को इलेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, वुमेन को बराबरी के राइट्स मिलने चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, तीसरी बात, आप स्लेव्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी मतलब हर इंडिविजुअल के पास बराबर राइट्स हैं। तो जब हर इंडिविजुअल के पास बराबर राइट्स हैं तो स्लेवरी का कंसेप्ट डेमोक्रेसी में नहीं आ सकता। हम यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहा गया है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आप खुद पढ़ के इसको क्लास में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। अलग अलग नए तरीके के राजा आने शुरू हो गए 3000 साल पहले। महाजनपद का कंसेप्ट शुरू हुआ आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी कि 500 बीसी में। अलेक्जेंडर का इन्वेजन, उसका अटैक और दीघ निकाया का कंपोजिशन शुरू हुआ लगभग 2300 साल पहले, यानी कि 300 बीसी में। और गण और संघा का कंसेप्ट खत्म हो गया 1500 ईयर्स पहले, यानी 500 एडी में, जब गुप्ता एम्पायर पूरी तरीके से उसको खत्म कर देगा। तो ये था आपका
कंप्लीट चैप्टर का एनालिसिस फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। वैसे तो मैं सारे चैप्टर्स इस हिस्ट्री की किताब के क्लास 6 से किताबें कंप्लीट कर चुका हूँ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।